हर्बर्ट स्पेंसर और उनके शिष्य। हर्बर्ट स्पेंसर अपने दोस्त मिस्टर लॉट और मेरे साथ 1882 में लिवरपूल से न्यूयॉर्क तक सर्बियन जहाज में साथ साथ यात्रा कर रहे थे। मेरे पास मिस्टर मॉर्ले का उनका एक परिचय पत्र था, लेकिन मैं उससे पहले लंदन में उस दार्शनिक से मिल चुका था। मैं उनका एक शिष्य था। एक बड़े यात्री के तौर पर मैंने मिस्टर लॉट और उन्हें जिम्मेदारी दी। यात्रा के दौरान हम एक ही टेबल पर बैठे। एक दिन बातचीत इस बात पर आ गई कि महान लोगों ने पहली मुलाकात में हम पर क्या असर डाला। क्या वे वैसे ही साबित हुए जैसा हमने उनके बारे में सोचा था? हर एक ने अपना अनुभव बताया। मेरा अनुभव यह था कि कल्पना की गई चीज़ और शरीर में मौजूद चीज़ से ज़्यादा अलग कुछ नहीं हो सकता। ओह! मिस्टर स्पेंसर ने कहा, उदाहरण के लिए, क्या मेरे मामले में ऐसा था? हाँ, मैंने जवाब दिया, आप किसी से भी ज़्यादा। मैंने अपने टीचर को, महान शांत फिलॉसफर को बुद्ध की तरह सब चीज़ों पर ध्यान लगाए बिना हिले-डुले देखा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें चेशायर या चेडर चीज़ के सवाल पर इतना एक्साइटेड देखूंगा। एक दिन पहले जब स्टीवर्ड ने चेडर चीज़ पेश की, तो उन्होंने चिढ़कर उसे दूर धकेल दिया था और कहा था, चेडर, चेडर, चेशायर नहीं, मैंने कहा चेडर। एक ऐसी गर्जना हुई जिसमें खुद संत से ज़्यादा कोई और दिल से शामिल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यात्रा की इस घटना का जिक्र किया है। स्पेंसर को कहानियाँ पसंद थीं और वह खूब हंसते थे। अमेरिकी कहानियाँ उन्हें दूसरों से ज़्यादा पसंद आती थीं और उनमें से मैं उन्हें कुछ ही सुना पाया, जिनके बाद अक्सर ज़ोरदार हंसी आती थी। वह हमारे वेस्टर्न टेरिटरीज़ के बारे में जानने के लिए बेचैन थे, जो उस समय यूरोप में ध्यान खींच रहे थे। और टेक्सास के बारे में मैंने उन्हें जो कहानी सुनाई, वह उन्हें मज़ेदार लगी। जब उस राज्य से निराश होकर लौटे एक प्रवासी से उस समय के बंजर देश के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा, अजनबी, टेक्सास के बारे में मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर टेक्सास और एच डैश एल मेरे होते, तो मैं टेक्सास बेच देता। उन शुरुआती दिनों से कितना बदलाव आया है। टेक्सास की आबादी अब 4 मिलियन से ज़्यादा है और कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा कपास पैदा करती है, जितना 1882 में पूरी दुनिया पैदा करती थी। जब मैं पिट्सबर्ग में फिलोसोफर के साथ घर पर था, तो मुझे एक और अमेरिकन कहानी याद आई। एक विजिटर गार्डन वॉक पर आने लगा। जब उसने गेट खोला, तो घर से एक बड़ा कुत्ता उस पर झपटा। वह पीछे हटा और ठीक समय पर गार्डन का गेट बंद कर दिया। होस्ट ने आवाज़ लगाई, वह तुम्हें छुएगा नहीं। तुम्हें पता है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। हाँ, विजिटर कांपते हुए बोला, मुझे पता है और तुम्हें भी पता है, लेकिन क्या कुत्ते को पता है? एक दिन मेरे सबसे बड़े भतीजे को चुपचाप दरवाज़ा खोलते और जहाँ हम बैठे थे, वहाँ झांकते देखा गया। बाद में उसकी माँ ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, और 11 साल के लड़के ने जवाब दिया, मम्मा, मैं उस आदमी से मिलना चाहता था जिसने एक किताब में लिखा था कि ग्रामर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेंसर यह कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और अक्सर इसका जिक्र करता था। उसे अपने भतीजे पर भरोसा था। एक दिन उससे बात करते हुए उसने एक टनल के खिलाफ विरोध में साइन किए थे, कैलिस और डोवर को यह कहते हुए कि उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया है। उन्होंने बताया कि खुद के लिए भी वह टनल पाने के लिए उतने ही बेचैन थे जितना कोई और उन्हें इसके खिलाफ उठाए गए किसी भी ऑब्जेक्शन पर विश्वास नहीं था। लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स पर साइन किया क्योंकि वह जानते थे कि उनके देश के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ब्रिटेन में मिलिट्री और नेवी का हिस्सा लोगों को भगा सकता है, उन्हें डरा सकता है और मिलिट्रिज्म को बढ़ावा दे सकता है। फिर आर्मी और नेवी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की जाएगी। उन्होंने एक डर का जिक्र किया जो एक बार पैदा हुआ था और जिसमें कई मिलियन डॉलर का खर्च किलेबंदी में शामिल था, जो बेकार साबित हुई थी। एक दिन हम ग्रैंड होटल में अपने कमरों में बैठे थे और ट्राफल्गर स्क्वायर को देख रहे थे। लाइफ गार्ड्स गुजरे और ये बातें हुई। मिस्टर स्पेंसर, मैं कभी भी मेरी एंड्रयूज़ जैसे कपड़े पहने हुए आदमियों को दुखी और गुस्से में नहीं देखता कि 19वीं सदी में भी, जैसा कि हम खुद को सबसे सभ्य जाति मानते हैं, आज भी ऐसे आदमियों को ढूंढता है जो इसे एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाने को तैयार है। जब तक कि हाल ही में जेंटलमैन के लिए एकमात्र प्रोफेशन दूसरे आदमियों को मारने के सबसे पक्के तरीकों की स्टडी नहीं बन गया। मिस्टर स्पेंसर ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा
कि मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि ये बढ़ रहा है, तो मैं एमर्सन की इस कहानी से शांत हो जाता हूँ। गुलामी के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने पर उन्हें फैनुअल हॉल में प्लेटफॉर्म से हूटिंग और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा था। वह खुद को बहुत गुस्से में घर जाते हुए बताते हैं, जब तक कि उन्होंने अपने गार्डन का गेट खोलकर गेट और अपने छोटे से घर के बीच उगे ऊंचे एल्म के पेड़ों की डालियों से ऊपर नहीं देखा, तब तक उन्हें तारे चमकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उससे कहा, क्या इतनी गर्मी है मेरे छोटे सर? मैं हंसा और वह भी हंसा, और मैंने उस कहानी के लिए उसे धन्यवाद दिया। अक्सर मुझे खुद से दोहराना पड़ता है, क्या इतनी गर्मी है मेरे छोटे सर? और इतना ही काफ़ी है। मिस्टर स्पेंसर की अमेरिका यात्रा का क्लाइमेक्स डेल मोनिको में उनके लिए दी गई दावत में हुआ। मैं उन्हें गाड़ी से वहां ले गया और देखा कि वह महान आदमी वहां बहुत उदास था। वह उस भाषण के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहा था जो उसे देना था। मेरा मानना है कि उसने पहले शायद ही कभी पब्लिक में बात की हो। उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का था कि वे कुछ ऐसा ना कह पाएं जिससे अमेरिकी लोगों को फायदा हो, जिन्होंने सबसे पहले उनके काम की तारीफ की थी। हो सकता है उन्होंने कई दावतों में हिस्सा लिया हो, लेकिन कभी भी इस दावत से ज्यादा जाने माने लोगों की मौजूदगी नहीं देखी। ये एक शानदार जमावड़ा था। सबसे काबिल लोगों ने स्पेंसर को जो श्रद्धांजलि दी, वह अनोखी थी। हद तो तब हुई जब हेनरी वॉर्ड बीचर ने अपना भाषण खत्म करते हुए मिस्टर स्पेंसर से इन शब्दों में कहा, मैं अपने पिता और अपनी माँ की वजह से अपनी शारीरिक काबिलियत के लिए जाना जाता हूँ। सर, मैं अपनी दिमागी काबिलियत के लिए आपका आभारी हूँ। एक मुश्किल समय में आपने दलदल और दलदल से सुरक्षित रास्ता दिखाया। आप मेरे टीचर थे। ये शब्द धीमे, गंभीर लहजे में कहे गए थे। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इतनी गहरी भावना देखी हो। जाहिर है कि वे किसी शुक्रगुजार की तरफ से आई थी। मिस्टर स्पेंसर इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। इन बातों पर काफ़ी चर्चा हुई, और उसके कुछ ही समय बाद मिस्टर बीचर ने कई प्रवचन दिए, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन पर अपने विचार बताए। इस सीरीज़ के आखिर का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि स्पेंसर को अपना टीचर मानने की उनकी बात से चर्च के लोगों में चिंता फैल गई थी। आखिरी आर्टिकल में और उनके भाषण में भी, अगर मुझे ठीक से याद है, मिस्टर बीचर ने कहा कि हालांकि वह एक हद तक इवोल्यूशन, डार्विनिज्म में विश्वास करते थे, फिर भी जब इंसान अपने सबसे ऊंचे इंसानी लेवल पर पहुंच गया, तो उसके बनाने वाले ने उसे और सभी जीवित चीज़ों में से सिर्फ इंसान को पवित्र आत्मा दी, जिससे वह भगवान जैसे लोगों के ग्रुप में आ गया। इस तरह उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया। मिस्टर स्पेंसर को मैकेनिकल डिवाइस में बहुत दिलचस्पी थी। जब वे मेरे साथ हमारे काम पर आते थे, तो नए अप्लायंसेस उन्हें बहुत इम्प्रेस करते थे, और बाद के सालों में वे कभी-कभी इनका ज़िक्र करते थे और कहते थे कि अमेरिकी इन्वेंशन और पुश के बारे में उनका अंदाज़ा पूरी तरह से सच हो गया है। अमेरिका में उन्हें जो इज़्ज़त और ध्यान दिया जाता था, उससे वे स्वाभाविक रूप से खुश थे। मैं शायद ही कभी इंग्लैंड गया हो और उनसे मिले बिना, तब भी नहीं जब वे ब्राइटन चले गए थे ताकि वे समुद्र को देखते हुए रह सकें, जो उन्हें अच्छा लगता था और सुकून देता था। मैं कभी ऐसे आदमी से नहीं मिला जो हर काम, हर शब्द, यहाँ तक कि सबसे छोटी बात को भी इतनी सावधानी से तौलता हो और अपनी अंतरात्मा से गाइडेंस पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। वे धार्मिक मामलों में मजाक नहीं उड़ाते थे। हालांकि थियोलॉजी के क्षेत्र में उन्हें मर्यादा का बहुत कम ध्यान था। उन्हें एक बहुत ही गलत सिस्टम लगा जो सच्ची तरक्की में रुकावट डालता था, और इनाम और सज़ा का विचार उन्हें सच में बहुत ही घटिया लोगों को पसंद आने वाला लगा। फिर भी जब कुछ पुराने विचारों पर चर्चा हो रही थी, तो वह कभी भी टेनिसन की तरह आगे नहीं बढ़े। नोल्स ने मुझे बताया कि टेनिसन ने खुद पर कंट्रोल खो दिया था। नोल्स ने कहा कि वह कवि के बेटे की जिंदगी से बहुत निराश थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की सख्त थियोलॉजी के खिलाफ बगावत की कोई सही तस्वीर नहीं दिखाई। स्पेंसर हमेशा शांत फिलोसोफर रहे। मेरा मानना है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जब भी रेस होती थी, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया या किसी इंसान के साथ अन्याय नहीं किया। वह निश्चित रूप से अपने सभी कामों में सबसे ईमानदार लोगों में से एक थे जो कभी पैदा हुए। बहुत कम लोग किसी दूसरे इंसान को मुझसे ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि शायद ही कोई उनसे और डार्विन से ज़्यादा उनका एहसानमंद रहा हो। बीते ज़माने की थियोलॉजी के खिलाफ रिएक्शन
उन कई लोगों में आता है जो जवानी में चर्च के लोगों से घिरे रहे हैं, जो पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट थे कि भविष्य की खुशी के लिए ज़रूरी सच्चाई और विश्वास सिर्फ़ सबसे सख्त कैल्विनिस्टिक पंथों से ही मिल सकते हैं। सोचने वाला युवा स्वाभाविक रूप से इससे सहमत होता है। वह विकास के एक ख़ास समय तक यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि उसके आस-पास के सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग, जिनसे वह उदाहरण और सीख लेता है, जो मानते हैं, वह सच ही होगा। वह शक को यह मानकर रोकता है कि यह शैतान की प्रेरणा है जो उसकी आत्मा की तलाश कर रहा है, और जब तक विश्वास उसे बचाने नहीं आता, उसे मिलना तय है। दुर्भाग्य से उसे जल्द ही पता चलता है कि विश्वास उसके इशारे पर नहीं चल रहा है। उसे लगता है कि असली पाप ही इस नाकामी की जड़ है, कि वह जैसा देखना चाहता है वैसा नहीं देख पाता, जैसा वह मानना चाहता है वैसा नहीं मान पाता। उसे यह साफ लगता है कि वह पहले से ही खोए हुए लोगों में से एक से थोड़ा ही बेहतर है। चुने हुए लोगों में से वह पक्का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिनिस्टर, एल्डर और पक्के ऑर्थोडॉक्स लोग होने चाहिए। वह जवान आदमी जल्द ही लगातार बगावत करने लगता है, दूसरों के साथ भगवान जैसा बनने की कोशिश करता है, बाहर से पंथ और उसकी सभी शिक्षाओं को मानता है, और फिर भी दिल से अपने अंदर के शक के साथ अपनी बाहरी अच्छाई को पूरी तरह से मिला नहीं पाता। अगर उस आदमी में समझदारी और अच्छाई है तो एक ही नतीजा हो सकता है। वह है कार्लाइल की अपनी भयानक लड़ाई के बाद की स्थिति, जब हफ्तों की तकलीफ के बाद वह सामने आया। अगर यह अविश्वसनीय है तो भगवान के नाम पर इसे बदनाम कर दिया जाए। इसके साथ ही शक और डर का बोझ उससे हमेशा के लिए उतर गया। जब मैं अपने 3 या 4 वरदान साथियों के साथ थियोलॉजी, जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट भी शामिल था, और असल में दूसरों के जरिए प्रायश्चित के जरिए मुक्ति की पूरी स्कीम और उस पर बनी पूरी बनावट के बारे में शक की, इसकी कैसे इंसान ने ऐसे मेंटल फूड खाए जो उसके लिए फ़ायदेमंद थे, जो फ़ायदेमंद थे उन्हें बनाए रखा, जो नुकसानदायक थे उन्हें ठुकरा दिया। मुझे याद है कि रोशनी बाँध की तरह आई और सब कुछ साफ़ हो गया। मैंने ना सिर्फ थियोलॉजी और सुपरनैचुरल चीज़ों से छुटकारा पा लिया था, बल्कि मुझे इवोल्यूशन का सच भी मिल गया था। सब ठीक है क्योंकि सब बेहतर होता है। मेरा मोटो बन गया, मेरे आराम का सच्चा ज़रिया। इंसान को अपनी गिरावट की आदत के साथ नहीं बनाया गया था, बल्कि वह नीचे से ऊपर ऊँचे रूपों में पहुँचा था, और न ही उसके परफेक्शन की ओर बढ़ने का कोई सोचा जा सकने वाला अंत है। उसका चेहरा रोशनी की तरफ है। वह धूप में खड़ा है और ऊपर देख रहा है। इंसानियत एक जीव है जो अपने आप ही हर नुकसानदायक यानी गलत चीज को नकार देती है, और कोशिश के बाद जो फायदेमंद यानी सही है उससे अपना लेती है। अगर ऐसा होता तो हमें मानना होगा कि यूनिवर्स के आर्किटेक्ट ने दुनिया और इंसान को परफेक्ट बनाया होता, बुराई और दर्द से आज़ाद नो, जैसा स्वर्ग में फरिश्तों को माना जाता है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इंसान को पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत दी गई है। ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दूसरे देशों की दूसरी पवित्र किताबों की तरह अतीत के रिकॉर्ड के तौर पर और उनसे मिलने वाली अच्छी सीखों के लिए कीमती हैं। बाइबल के पुराने लेखकों की तरह हमारे विचार भी इसी जीवन और यहाँ हमारे कर्तव्यों पर टिके होने चाहिए। महान ज्ञानी और शिक्षक कन्फ्यूशियस कहते हैं, इस दुनिया के कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना, किसी और की चिंता न करना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। अगली दुनिया और उसके कर्तव्यों के बारे में हम तब सोचेंगे जब हम उसमें होंगे। मैं धूप में धूल के एक कण जैसा हूँ, और इस गंभीर, रहस्यमयी, अनजानी दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पीछे हट जाता हूँ। मुझे एक सच दिखाई देता है। फ्रैंकलिन सही थे। भगवान की सबसे बड़ी पूजा इंसान की सेवा है। हालांकि ये सब अमर होने की हमेशा रहने वाली उम्मीद को नहीं रोकता है। भविष्य के जीवन में पैदा होना इस वर्तमान जीवन में जीने के लिए पैदा होने से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होगा। एक बनाया गया है तो दूसरा क्यों नहीं? इसीलिए अमर होने की उम्मीद करने का कारण है। आइए उम्मीद करें।